हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय रजिस्टर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है, ये एक कंपलसरी पेपर है, एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट थर्ड में लेक्चर नंबर 6 है और इस पेपर में हमारे पास बुक कौन से रहने वाली है, फंक्शनल्स एनालिसिस एंड कैलकुलस इन बनाक स्पेस, जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारे पास इस यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 6 के अंदर थ्योरम नंबर 10 है। उससे पहले हम लेक्चर 1 से लेके 5 तक ही थ्योरम नंबर 1 से लेके 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। तो देखो, आज हमारे पास थ्योरम 10 का स्टेटमेंट क्या है, ये एक ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये एक ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसका एग्जाम में कैसे पूछेगा, स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम, मतलब आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और फिर उसके स्टेटमेंट को प्रूफ भी करना है। यह जरूरी नहीं कि आपको स्टेटमेंट पूछे, हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट थ्योरम बना के लिख के भी दे दे और बोलते इसे आप प्रूफ ही करो। तो ये हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 60 के ऊपर है और ये थ्योरम हमारे पास 2.26 नेम से है। ठीक है, तो ये जेपीएच की बुक में पेज 60 के ऊपर थ्योरम 2.26 नाम से है। तो आप हेडिंग डालिए थ्योरम नंबर 10, और थ्योरम 10 हमारे पास क्या कहती है, ओपन मैपिंग थ्योरम। ठीक है भाई, ये थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास है ओपन मैपिंग थ्योरम। तो पहले आप इसका स्टेटमेंट लिखिए, हो सकता है आपको ठीक ठीक ना दिख रहा हो। लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी बनाक स्पेस। अब आप बनाक स्पेस का मतलब समझ गए होंगे, वो नॉर्मल लीनियर स्पेस होना चाहिए प्लस कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिट सेकंड। एंड लेट टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं, फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। देन टी ओवर ए इज ओपन सेट इन वाई। Then T over A is open set in Y for each open set A of X in IET as a open mapping. IET is a open mapping. ठीक है, तो ये आप इस थ्योरम का स्टेटमेंट आप अच्छे से याद रखोगे कि हमारे पास X और Y क्या है, बनाक स्पेस है, और T बिलोंग X टेस्ट टू Y कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उस कंडीशन में T ओवर A इज ओपन सेट इन Y, उस कंडीशन में T ओवर A इज ओपन सेट इन Y फॉर इज ओपन सेट A ऑफ X, फॉर इज ओपन सेट A ऑफ X, देन T इज एन ओपन मैपिंग। तो आप ध्यान रखना, हो सकता है आपकी किसी दूसरी बुक में स्टेटमेंट देखोगे तो एक ही जगह आपको G भी दिखा दे, एक ही जगह आपको G भी दिखा दे और यहाँ बोले G ऑफ X, तो इससे हमारे पास कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप तो इसके अंदर जो सेट होगा वही हमें उसी सेट X का एलिमेंट दिखाएगा। तो आप इसका स्टेटमेंट लिखिए कि लेट कैपिटल X एंड Y बी बनाक स्पेस एंड लेट T बिलोंग X टेस्ट टू Y बी ए कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम X ऑन टू Y। Then T over A is open set in Y for each open set A of X. IET is an open mapping. ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम का स्टेटमेंट है जिसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करने वाले हैं। तो पहले तो आपको इसका स्टेटमेंट रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, इसका स्टेटमेंट आप क्या रखना है भाई, आपको याद रखना है कि हमारे पास एक्स वाई बनाक स्पेस T बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई कंटिन्यूअस, तब T और A ओपन सेट है, ये ओपन मैपिंग कहलाएगा जब A X के अंदर है। सीधी भाषा में अगर अपन बात करें तो चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं, और प्रूफ हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो समझने की कोशिश करिए हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमारे पास गिवन का काम करेगा। इससे पहले हम यूनिट फर्स्ट में 27 थ्योरम, यूनिट सेकंड में 24 थ्योरम, अब इस यूनिट में भी अब तक हम 9 थ्योरम कर चुके हैं, टोटल हम इतनी थ्योरम कर चुके हैं। तो अब आपको धीरे धीरे हैबिट होने लगी होगी कि हमने टोटल कि इतनी थ्योरम करने के बाद आपने ये निष्कर्ष निकाला होगा कि किसी भी थ्योरम को स्टार्ट कैसे किया जाता है, छोटी मोटी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि X और Y बनाक स्पेस है, ये किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। तो आप लिखोगे इट इज गिवन दैट हमें ये दिया हुआ है कि कैपिटल X एंड Y बनाक स्पेस, इट इज गिवन दैट
कैपिटल एक्स एंड वाई बी ए बनाक स्पेस, बी ए बनाक स्पेस। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक बनाक स्पेस ही दिया हुआ है। अब आपका यूनिट सेकंड अगर कंप्लीट पढ़ा हुआ है तो आप बनाक स्पेस की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ही बता दोगे। अगर कोई भी स्पेस बनाक स्पेस है उसका मतलब वो नॉर्म लीनियर स्पेस है एंड कंप्लीट है। आई कैपिटल एक्स एंड वाई, आई कैपिटल एक्स एंड वाई आर नॉर्म लीनियर स्पेस, कैपिटल एक्स एंड वाई आर नॉर्म लीनियर स्पेस। एक तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस है प्लस कंप्लीट, और प्लस की बजाय लिख दो एंड कंप्लीट भी है। ये हमारे पास है एक्स एंड वाई दोनों हमारे पास क्या है, कंप्लीट भी है। और कंप्लीट है इसका मतलब एक कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है। भाई कंप्लीट है इसका मतलब एक कोसी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है अकॉर्डिंग टू यूनिट सेकंड। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक्स और वाई हमारे पास एक बनाक स्पेस है, इसका मतलब एक्स और वाई नॉर्म लीनियर स्पेस भी है और कंप्लीट भी है। चलो इतना सा दिया हुआ है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो गया कि एक्स और वाई एक बना के स्पेस है। एंड आगे देखो, एंड लेट टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, एक्स ऑन टू वाई। तो ये भी बताओ किसका काम करेगा, गिवन का ही काम करेगा। तो हम लिखेंगे अगेन हियर गिवन, अगेन इट इज गिवन दैट, अगेन इट इज गिवन दैट, हमें क्या दे रखा है, टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई, टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई। अगेन कैपिटल में लिखना भैया, छोटा मत लिख देना। अगेन सिंस टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए कंटिन्यूअस, बी ए कंटिन्यूअस, बी ए कंटिन्यूअस या बाउंडेड, बी ए कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई, फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। दूसरा हमें क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई बी ए कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। ये टॉपिक भी हम सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हैं कि टी एक्स कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कंटिन्यूअस लीनियर बाउंडेड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक तो टी हमारे पास कंटिन्यूअस है, टी हमारे पास कंटिन्यूअस है, टी हमारे पास बाउंडेड भी है, टी हमारे पास बाउंडेड भी है एंड टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है ना भाई, टी इज एल टी। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आपको लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। ये मैं सेकंड यूनिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका कि हमारे पास कंटिन्यूअस या बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूअस है, बाउंडेड है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या शॉर्ट में एल टी लिखिए, उसको बताइए। टी एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कितना होता है, तो आप बता दोगे सर एल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। एवरीवेयर एल्फा बीटा किस में जाएंगे, कोई ना कोई फील्ड या स्केलर, ये स्केलर है, फील्ड में जाएंगे। और एक्स और वाई किस में जाएंगे, एक्स और वाई कैपिटल एक्स में जाएंगे, क्योंकि ये टी हमेशा एक्स से वाई की ओर है, तो ये किस में आ जाएंगे, एक्स के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे पास है टी कंटिन्यूअस आता है। टी हमारे पास कंटिन्यूअस कब होता है, तब आपको पता है अगर एक्स एन एक्स की ओर जाए तो दैट इंप्लाइज टी ओवर एक्स एन टी ओवर एक्स की ओर जाए, है ना। ये हमारे पास कंटिन्यूअस की डेफिनेशन हो गई। या फिर इसके अंदर ऐसे भी था कि एक्स एन माइनस एक्स लेस डेल्टा है, दैट इंप्लाइज टी ओवर एक्स एन माइनस टी ओवर एक्स लेस एप्सिलॉन आ जाएगा। ये भी कंटिन्यूअस की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू सेकंड यूनिट। टी बाउंडेड होता है तो क्या होता है, ये भी आप पीछे वाली यूनिट में पढ़ चुके हो। बाउंडेड का मतलब होता है टी ओवर एक्स है, वो होगा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, वेयर के एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ये हमारे पास टी बाउंडेड होता है। तो कहने का मतलब ये एक छोटी सी लाइन दे दी एंड लेट का मतलब ये फिर से गिवन का काम करेगी कि टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास टी है वो कंटिन्यूअस है, टी है वो बाउंडेड है और टी है वो कंटिन्यूअस बाउंडेड प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखेंगे, कंटिन्यूअस ऐसे लिखेंगे, और बाउंडेड की कंडीशन हमारे पास है ऐसे आ जाएगी, लेस इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, इनको आप मिक्स करके आप इक्वेशंस नंबर 2 नाम दे दो। इसको अपन क्या करेंगे भाई, तीनों को ही मिक्स कर दिया कि हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशंस 2 में क्या आ गया, टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई है, वो हमारे पास कंटिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। और इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे और फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिखेंगे। तो हमें जिसकी ज़रूरत होगी वही हम साइड में बता देंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस की कंडीशन है, ये हमारे पास बाउंडेड की कंडीशन है, और वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ तक तो चलो हमारे पास से थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो अगर अपन इसके बारे में छोटी छोटी बेसिक बातें जानते हैं तो हमारे पास इस थ्योरम को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ तक आ गए, कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ऑन टू वाई। अब देखो देन का मतलब तब सिद्ध कीजिए कि टी ए इज ओपन सेट इन वाई। ध्यान दीजिए, तब सिद्ध कीजिए टी ए इज ओपन सेट इन वाई फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ एक्स, या टी इज एन ओपन मैपिंग, या टी इज एन ओपन मैपिंग। तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, क्योंकि देन दे दिया तब, मतलब अब हमें सिद्ध करना है कि टी ए इज ओपन सेट इन वाई, टी ए इज एन ओपन सेट इन वाई, फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ एक्स, फॉर ईच ओपन सेट कैपिटल ए ऑफ एक्स। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको कैपिटल ए की जगह जी भी लिख के दे सकता है। अगर डायरेक्ट ऐसे देगा स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम, तब तो आपकी मर्जी, आप यहाँ ए लगाइए। और अगर आपको थ्योरम लिख के दे दिया, ए दिया तो ठीक है, जी देगा, कैपिटल जी दे दिया तो आपको जी लेके चलना है, क्योंकि एक दूसरी राइटर्स की बुक में इसको जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप एग्जाम कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर यहाँ जी देगा तो आपके यहाँ भी जी आएगा। और ये हमारे पास एक ओपन मैपिंग कहलाती है। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन से आ जाए कि टी ए इज एन ओपन सेट इन वाई फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ एक्स, तो इस सिचुएशंस को ही हम क्या बोलते हैं, ओपन मैपिंग थ्योरम बोलते हैं। इस सिचुएशंस को ही अपन क्या बोलते हैं, ओपन मैपिंग थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां से लिख लिया, देन टी ए इज ओपन सेट इन वाई फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ एक्स, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और देखो मैंने जैसे यहाँ कॉमा लगा दिया तो अब आप समझ जाओगे कि इस सिद्ध करने के वाले के अंदर भी कुछ ना कुछ पार्ट गिवन है। क्या गिवन है कि फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ एक्स, फॉर ईच ओपन सेट ए ऑफ एक्स, अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि टी ओवर ए इज एन ओपन सेट इन वाई। देखो ध्यान से समझो इस स्टेटमेंट को, वापस पढ़ियो, थोड़ा सा जोर देके पढ़ियो कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट टी ए इज ओपन सेट इन वाई, कब, अगर ऐसा है तो। देखो प्रूफ क्या करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट टी ए इज ओपन सेट इन वाई, अगर ऐसा है, कैसा, ओपन सेट ए ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये किसका काम करेगा, आगे वाला पार्ट फिर से गिवन का काम करेगा। तो गिवन तो लिखेंगे नहीं, यहां लिखेंगे कि लेट कैपिटल ए बी एन ओपन सबसेट, लेट कैपिटल बी एन ओपन सबसेट ऑफ, बताओ एक्स का लिखूं या वाई का लिखूं, ओपन सबसेट ऑफ, देखो ओपन सेट बोल दो या सबसेट बोलो, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास माना कैपिटल एक्स है, क्योंकि टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई की ओर जा रहा है ना। तो कोई भी सेट आएगा वो ए, वो इसी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हमने क्या लिखा, लेट कैपिटल ए बी इज ओपन सेट ऑफ एक्स, या ऐसे लिख दो लेट ओपन सेट ए ऑफ एक्स, या ऐसे लिख दो लेट कैपिटल ए बी एन ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। Then here we have to show that, then here we have to show that, है ना भाई। कहने का मतलब ये हमारे पास से, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसा कहना चाह रहा है कि देखो भाई सिद्ध करो कि टी ए है वो ओपन है वाई के अंदर, यदि ए ओपन है एक्स के अंदर। तो ये किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा भाई। यदि ए एक्स के अंदर है तो देखो उसकी इमेज वाई के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी। अरे ऐसे ही देख लो कि टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई है,
मैं से बोलूं कि टी ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अपने को पता है एक्स किस में जाएगी, हमेशा डोमेन के अंदर, तो टी ओवर एक्स किस में जाएगी, इसके आगे वाली रेंज के अंदर। ओके, अब सभी पॉइंट के लिए बात करें तो मान लो मैं ए मान लिया इधर, तो ये ए बिलोंग करेगा एक्स के अंदर, तब टी ए बिलोंग करेगा वाई के अंदर। यही हमें पूछ रहा है कि अगर ए इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स देन प्रूव दैट टी और ए इज ओपन सबसेट ऑफ ए वाई, देन प्रूव दैट टी ए इज ओपन सेट बोलो या सबसेट बोलो इन ए वाई फॉर इच। तो कहने का मतलब अब ये हमारे पास क्या होगा, इसका आगे वाला पार्ट गिवन का काम करेगा, है ना, कि अगर ओपन सेट ए ऑफ एक्स है तो हमने लिख लिया कि लेट कैपिटल ए बी एन ओपन सेट ऑफ ए एक्स, इसको मान लो इक्वेशन 3। सो हियर वी हैव टू शो दैट, अतः हमें इतना सा सिद्ध करना है, सो हियर वी हैव टू शो दैट टी ए इज एन ओपन सेट, टी ए इज ओपन सेट इन वाई, ओपन सेट इन कैपिटल वाई। अब हमें क्या करना है, टी ए इज एन ओपन सेट इन वाई, है ना। तो कहने का मतलब जो प्रूफ करने के लिए दे रखा था उसके अंदर भी ये छोटी सी बात एक प्रकार से गिवन का ही काम करेगी। तो अब हमें सिद्ध करना है, कुल मिला के फाइनली ये सिद्ध करना है कि टी ए इज एन ओपन सेट इन वाई, अगर ऐसा दिया हुआ है फॉर ईच ओपन ए ऑफ एक्स, और यही सिचुएशन हमारे पास ओपन मैपिंग कहलाएगी, यही सिचुएशन हमारे पास ओपन मैपिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थ्योरम है। यहाँ तक अगर आपको मान लो थ्योरम प्रूफ ना भी करना आए, छोटी छोटी आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता है कि बनाक स्पेस हमारे पास क्या होता है, और हमारे पास ये कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो हम किसी भी थ्योरम को 50% तक लिख सकते हैं। तो आप इसके अंदर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, लगभग आप 10 से 12 के बीच अपनी कॉपी में लिखोगे तो लगभग आप एक पेज या हाफ से ज़्यादा पेज फिलअप कर सकते हो। और यहाँ तक हमने अपनी तरफ से ना इसके अंदर कुछ जोड़ा है और ना ही कम किया है, अपने तो बस एक प्रोसेस के माध्यम से चले हैं। या हर एक थ्योरम को प्रूव करने एक सिस्टम होता है, हमने केवल सिस्टम फॉलो किया है कि ये गिवन था, इसके बारे में ऐसा जानते हैं। कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, इसके बारे में ऐसा जानते हैं कि वो कंटिन्यूअस प्लस बाउंडेड प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हमें ऐसा सिद्ध करना था। इस सिद्ध वाले के अंदर भी देखा कि हमारे पास गिवन का काम कर रहा है, तो इसको हमने लेट बोल के एक इक्वेशन नंबर 3 गिवन मान लिया। अब हमें ऐसा सिद्ध करना है, अब हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो यहाँ तक बहुत हद तक आप किसी भी थ्योरम को, मान लो कोई नई थ्योरम भी एक बार अगर एग्जाम में बन के आ गई तो आप उसे आसानी से 50% तक कर सकते हो। तो 10 में से अपने पास 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अब भाई आप इस इक्वेशन नंबर 1 2 को आप ध्यान में रखना, क्योंकि अपने को यहाँ थोड़े स्पेस की ज़रूरत होगी। तो एक बार हम इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। वो भी कब, जब आपको आपने यूनिट सेकंड कंप्लीट पढ़ रखी हो तब, क्योंकि सेकंड यूनिट के अंदर ही बहुत हद तक ये बाउंडेड लीनियर और कंटिन्यूअस वगैरह के बारे में बेसिक से बताया हुआ है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, अपने पास गिवन के नाम पे कौन है, इक्वेशंस नंबर 1 है, इक्वेशंस नंबर 2 है एंड इक्वेशंस नंबर 3 है ना। प्रूफ क्या करना है हमें कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट टी ए है वो ओपन सेट आ जाए, टी ए है वो हमारे पास क्या आ जाए, एक ओपन सेट आ जाए। अब इसकी तरफ ध्यान दो, टी ए है वो ओपन सेट आ जाए, तो हमने मान लिया कि वाई है एक बार वो बिलोंग करता है टी ओवर ए के अंदर। देखो y है वो हमारे पास बिलोंग करता है टी ए के अंदर। अब हमें ये दिखाना है कि ओपन सेट है क्या y के अंदर। ठीक है, तो इस ओपन सेट को करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि चूंकि t बिलोंग x टेस्ट टू y है, समझना आप इस बात को एक बार, t बिलोंग x टेस्ट टू y हमें दिया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, t ओवर x इज इक्वल टू y, एवरीवेयर x बिलोंग करता है x के अंदर, है ना। तो इस y की जगह मैं रख दूं क्या, y बिलोंग टी ए, दैट इम्प्लाइज, क्या मैं इस y की जगह t ओवर x रख सकता हूं, बिलोंग करता है t ओवर a के अंदर,
अरे भाई ये तो हमारे पास दिया हुआ ही है कि t बिलोंग x टेस्ट टू y बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो t ओवर x इज इक्वल टू y। तो हमने जो माना, जो हमने इस ta के अंदर एक y माना है, उसके अंदर हमने क्या रख दिया, t ओवर x रख दिया। अब देखो एक प्रकार से t से t हट जाएगा तो क्या बचेगा, x बिलोंग करेगा a के अंदर, x बिलोंग करेगा a के अंदर। अभी हटा क्यों, तो कहीं ना कहीं t क्या है, कंटिन्यूअस है। साइड में क्या लिखेंगे, चूंकि t इज कंटिन्यूअस। तो आप सेकेंड ये यूनिट की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वहाँ कंटिन्यूअस क्या बता रखा है कि अगर xn x की ओर जाता है तो t ओवर xn भी किसकी ओर जाएगा, t ओवर x की ओर। तो अगर tx ta में जाएगा तो x किस में जाएगा, a के अंदर जाएगा। और अगर x a के अंदर जाएगा तो ये क्या हो गया, इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया। x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट a। और ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है, क्यों है, यूजिंग इक्वेशंस 3 x बिलोंग करता है यहाँ a के अंदर और a क्या है, ओपन सबसेट ऑफ ए x। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड में यूजिंग इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या कहती है, a बी एन ओपन सबसेट ऑफ ए कैपिटल a बी एन ओपन सेट बोलो सबसेट ऑफ ए x है, ओपन सेट ए ऑफ ए x है। यहाँ हमने सबसेट लिखा है तो आप इसको सबसेट लिख दीजिएगा, ये सबसेट है x का। देखो समझो इस बात को एक बार कि x बिलोंग करता है a के अंदर, a किसका सबसेट है, ओपन सबसेट है x का, और देखो x है वो बिलोंग करता है x के अंदर, यानी कहीं ना कहीं ये x के अंदर भी बिलोंग करता है, ये x a के अंदर भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या है, इसका एक इंटीरियर पॉइंट है। अब ये इंटीरियर पॉइंट ओपन सबसेट से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए आपको यूनिट फर्स्ट, यानी जब हमने फंक्शनल एनालिसिस की पहली यूनिट शुरुआत की थी, उसका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, मतलब उसका लेक्चर 1 2 3 आप दोबारा देखोगे तो उसके अंदर आपको ओपन बॉल, रियर बॉल वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास अब यहाँ से जो रिपीट होगा इसके बाद वो ज़्यादातर मैटर यूनिट फर्स्ट का होगा। मैं थोड़ा थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करता रहूँगा, आप अपने PDF नोट्स में अभी के अभी देख के वेरीफाई कर सकते हो। और वेरीफाई करने का मतलब है एक तो आपको पीछे की यूनिट रिमेंबर हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, और कुछ हद तक ये भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर x हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट होता है a का, तब उसके एग्जिस्ट एक बॉल होती है r ग्रेटर 0, और r हमारे पास एक क्या होती है भाई, एक रेडियस होती है सच दैट बी एक्स ओवर r सबसेट होता है कैपिटल A का, bx ओवर r सबसेट होता है हमारे पास कैपिटल A का। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये ओपन बॉल है, ये हमारे पास क्या है, ओपन बॉल है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ A हो गया, तो आप यूनिट फर्स्ट की अभी एक बार देखो, थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करो ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट फर्स्ट में लेक्चर्स नंबर 2 का और लेक्चर नंबर 3 का, वहाँ आप थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 देखना, वो आपको ओपन सबसेट, क्लोज सबसेट, ओपन बॉल और क्लोज बॉल से रिलेटेड मिलेंगी। तो जैसे ही उसमें लाइन आती है x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो तुरंत ही आ जाएगा देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर 0 सच दैट bx ओवर r, और इसको ऐसे ही लिखा जाएगा bxr सबसेट होता है a का। और ये हमारे पास क्या होती है, एक ओपन बॉल होती है। ठीक है, तो इस मैटर को आप वेरीफाई करोगे, ये आपको लेक्चर 1 2 3 है, ये यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे, और हो सकता है आपने देख भी लिए हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये bxr क्या है, इसके चक्कर में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पहले मैं थ्योरम में सीधा लिखूंगा, और जैसे ही थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी 10 नंबर की, उसके बाद मैं इसको अलग से समझा दूंगा। यूनिट फर्स्ट का मैं थोड़ा रिवीजन करवा दूंगा ताकि इसके अंदर, इस थ्योरम के अंदर हमें कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास bxr है। आप केवल इतनी सी एक बार बेसिक जानकारी रख लो, लिखना मत एक बार कि bxr है, ये हमारे पास ओपन बॉल है, ये हमारे पास ओपन बॉल है, x इसके अंदर सेंटर है, और r है वो रेडियस को प्रदर्शित करती है, r है वो रेडियस को प्रदर्शित करती है। अगर ऐसे हो जाएगा b0 और r, तो आपको पता है सेंटर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो गया, और रेडियस इसकी क्या होगी, r होगी।
ठीक है। इस B0R को दूसरा सिंबल ऐसे लिखते हैं B/R, B/R। और इस बॉल में रिलेशन ऐसे होता है अक्स प्लस BR, मतलब इसको सिंबल के रूप में क्या लिख दिया हमने B/R। और एक रिलेशन ये ध्यान में रखना, ये एक अलग से रिलेशन से जो हम एक बार थ्योरम में लिखेंगे कि B अक्स ओवर R क्या होता है, वो होता है अक्स प्लस BR, अक्स प्लस BR। ये मैं जस्ट इस थ्योरम के कंप्लीट होने के बाद अभी के अभी समझाऊंगा, ताकि आपको यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो एक बार तो केवल आप इतना सा काम में लोगे, ये जो मैं बॉक्स के अंदर लिखा है कि हम जानते हैं कि BXR इज इक्वल टू क्या होता है, अक्स प्लस BR होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो ये हमारे पास चलता हुआ आ ही रहा है, y बिलोंग्स T/A। लेफ्ट साइड में तो हमारे पास चलता हुआ आ ही रहा है T बिलोंग्स टू A। दैट इंप्लाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, अक्स प्लस BR, अक्स प्लस BR बिलोंग करेगा हमारे पास, बिलोंग नहीं, सबसेट होगा A का, ये हमारे पास सबसेट होगा कैपिटल A का। B अक्स प्लस BR सबसेट होगा कैपिटल A का। और साइड में आप ऐसे लिखोगे कि चूंकि B अक्स ओवर R है, वो होता है अक्स प्लस B/R के बराबर। ऐसे लिख लो, आप बॉक्स में बंद भी कर सकते हो कि चूंकि B अक्स ओवर R होता है, वो होता है अक्स प्लस BR के बराबर। अब ये सडनली B अक्स ओवर R अक्स प्लस BR के बराबर क्या होता है, क्यों होता है, तो हम जैसे ये थ्योरम कंप्लीट होगी उसके बाद मैं बिल्कुल इसे समझाऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। थोड़ी देर के लिए आप मान के चलिए कि हाँ हमारे पास कुछ ऐसा होता है। ठीक है, थ्योरम के बाद इसको नोट लगा के प्रूफ करवा देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, अक्स प्लस BR सबसेट आ गया A का। अब देखो इसके मैं दोनों साइड में फिर से क्या लगा लूं, इसके दोनों साइड में हमारे पास फिर से मैं क्या लगा लूं, T लगा लेता हूं। तो देखो ये तो है मेरे पास y बिलोंग T/A, लेफ्ट साइड है, ये तो भाई हमारे पास एंडिंग तक चलता रहेगा। ये जो अक्स प्लस BR आया है, ये जो अक्स प्लस और BR ऐसे मत लिख देना, ये B के नीचे R है, ये तो मैं थ्योरम के बाद में समझाऊंगा। और ये सबसेट है हमारे पास है A का। हमने क्या किया, इसके दोनों साइड में T लगाया, हमने क्या किया, इसके दोनों साइड में T लगाया। और साइड में हम फिर से बोल देंगे, ऐसा क्यों, T हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला कंटिन्यूअस है, तो आप देख सकते हो यूजिंग इक्वेशंस नंबर 2, यूजिंग इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है, अब देखो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप सब चलते रहो, बस समझने वाली एक तो यही बात है कि जैसे ही एक्स A के अंदर बिलोंग करता है तो ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए आ जाता है, और यहाँ से यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2 बोल सकते हो यूनिट फर्स्ट की, वो रिपीट हो जाती है। तो हमने केवल और केवल बस इसको रिपीट किया है, और इस BXR को हमने थोड़ा सा स्टाइल में लिख दिया अक्स प्लस BR, वो हम आपको बाद में क्लियर कर देंगे डाउट को कि ऐसा आपने क्यों लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ छोटी बातें समझने के लिए आएंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास से, y बिलोंग करता है T/A के अंदर, y हमारे पास बिलोंग करता है T/A के अंदर। दैट इम्प्लाइज, अब देखो ये हो जाएगा T/X प्लस T/BR, T/X प्लस T/BR, और ये आ जाएगा हमारे पास सबसेट T/A का। इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 4, और साइड में ऐसे लिखो। ऐसा क्यों लिखा, तो आप बोल देना भाई चूंकि T है वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो हमारे पास क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये भी कैसे पता चला, तो आप देखेंगे इक्वेशंस नंबर 2 के अंदर। अरे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, T∝x प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा T/X प्लस बीटा T/Y। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऐसे कर सकता हूँ क्या, 1 इंटू x प्लस 1 इंटू BR। तो कहने का मतलब अल्फा की जगह हमने 1 रख लिया, x की जगह हमारे पास x है, बीटा की जगह हमने 1 रख लिया, y की जगह हमारे पास BR है। तो ये ऐसे तो था Tx प्लस BR, तो ये कितना आ गया 1 इंटू TX प्लस 1 इंटू TBR। तो ये हमने साइड में लिख दिया कि चूंकि हमारे पास T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, T/X क्या आ जाएगा,
तो लिखते चलो y बिलोंग करता है t ओवर a के अंदर, दैट इम्प्लाइज t ओवर x किसके बराबर होता है भाई, y के बराबर होता है। t ओवर x किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, सबसेट t ओवर a के। इसको मान लो, अब भाई इस ऊपर वाले को रहने दो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ से लिख दो कि चूंकि t अगर x से y जाता है तो t ओवर x इज इक्वल टू क्या होता है, y। एवरीवेयर x बिलोंग करता है x के अंदर और y बिलोंग करता है, ये y किस में बिलोंग करेगा, इस सेट y के अंदर। इसको रहने देना, केवल इतना से लिख देना कि चूंकि t ओवर x से तो टी एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ बस एक वजह ये रहेगी कि बी एक्स आर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आर हमारे पास क्यों आया, तो इसको हम समझेंगे। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ इसको समझेंगे, क्योंकि अब मैं यहाँ इससे रिलेटेड एक लैंग्वेज लिखने वाला हूँ। तो हिसाब तो ये था इस थ्योरम से पहले इसको समझाया जाए, बट कोई बात नहीं, अपन इसको बाद में समझा देंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, बाद में समझा देंगे। बट इससे रिलेटेड एक जो स्टेटमेंट काम में आएगा वो मेरे को अभी इधर लिखना पड़ेगा। वो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, वो इधर ही लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लिखेंगे, उससे पहले आप ऐसे समझो कि जो मैंने ऐसे लिखा है बी एक्स आर इज इक्वल टू एक्स प्लस बी आर। ठीक है, ये तो मैं बाद में समझाऊंगा। बी आर वास्तव में हमारे पास ऐसे होता है बी जीरो और आर, ये तो होता है हमारे पास सेंटर और ये होता है हमारे पास रेडियस। ठीक है, अब सेंटर जीरो है, इसका मतलब मैं मूल बिंदु पर बोल सकता हूँ क्या, ओरिजिन पे बोल सकता हूँ क्या। तो यहाँ मैं एक ऐसी लैंग्वेज लिखूंगा, और लिखूंगा नहीं, मैं पहले लिख ही देता हूँ ताकि आप यहाँ अच्छे से समझ सको कि नाउ सिंस टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई, नाउ सिंस टी बिलोंग एक्स टेस्ट टू वाई इज कंटिन्यूअस। एक तो ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूअस है, या फिर आप बोल सकते हो बाउंडेड है, कंटिन्यूअस भी है, साथ साथ ये बोलेंगे हमारे पास बाउंडेड भी है, और साथ साथ ये बोलेंगे हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, साथ साथ ये बोलेंगे ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी है। जो हमें दिया हुआ था हम वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि t बिलोंग x टेस्ट टू y इज कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड x एंड y क्या है, एंड x एंड y, एंड कैपिटल x एंड y आर बनाक स्पेस। शुरुआत में लिखा था ना कैपिटल x एंड y आर बनाक स्पेस, जो हमने अभी तक काम में नहीं लिए हैं, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन 1 काम में आ गई। देन इफ जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस बी आर का, देन इफ बी आर इज ओपन सेंटर्ड, बी आर इज ओपन सेंटर्ड एट ओरिजिन, ओपन सेंटर्ड एट ओरिजिन। देखो ध्यान से देखियो, बी आर क्या है हमारे पास, एक तो ओपन बॉल है, सेंटर तो है इसके पास, तो सेंटर्ड, और सेंटर किस क्या है इसका, रेडियस तो चलो आर है, इसका सेंटर क्या है, जीरो बोलो या आप इसका ओरिजिन बोलो। तो हमने बोल दिया कि देन इफ बी आर इज ओपन सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर क्या आ गया इसका, जीरो आ गया, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये अपन डाउट बाद में क्लियर कर देंगे इस थ्योरम के। तो बस केवल आपको इतना सा लिखना है कि ये हमें दिया हुआ है, तब हमारे पास बी आर क्या है, ओपन सेंटर्ड एट ओरिजिन, देन तब हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर विल बी एन ओपन बॉल, देन देयर विल बी एन ओपन बॉल। उस कंडीशंस के बाद हमारे पास एक ओपन बॉल इस प्रकार से होगी, और ओपन बॉल को आप जैसे बी तो लिखना ही लिखना है, बी के लिए थोड़ा सा चेंज कर लो डैश, यहाँ इसका सेंटर आप R1 मान लो। कहने का मतलब पहले बी और आर हम काम में ले चुके, अब हम बी को, और आर रेडियस है, बी को तो हमने चलो बी डैश दिखा दिया, आर को आर डैश नहीं दिखाएंगे, यहाँ कुछ और सिंबल ले लो जिसको हम बता देंगे ये रेडियस है, और चलो आप डी ले लो, आप छोटा डी ले लो, तो बी डैश डी हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर्ड एट ओरिजिन, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा सेंटर्ड एट ओरिजिन एट टी ओवर बी आर, एट टी ओवर बी आर। ठीक है, सो बी डी डैश
बी डैश डी इज इक्वल टू टी ओवर बी आर, बी और आर, या ये ओपन सेंटर्ड है तो अपन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको आने के बाद दो छोटी सी एक लाइन याद रखनी पड़ेगी कि ये जो बी आर है, ये जो मैं एक बार यहाँ लिखना चाहूँगा भाई, ठीक है, ऊपर से मैं हटा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास बी आर है ये एक्चुअली बी आर नहीं, इसको मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था बी जीरो और आर, और ये मेरे पास क्या है, सेंटर है। तो हमने बोल दिया कि इफ बी आर इज ओपन सेंटर्ड एट ओरिजिन, जीरो क्या बोल दिया, ओरिजिन, देन देयर विल बी एन ओपन बॉल। अब इस दूसरी ये बॉल चेंज हो जाएगी तो थोड़ा सा बदल दो, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है हमारे पास है, रेडियस है। अब की बार मैंने बी डैश डी ले लिया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, बी डैश जीरो और रेडियस क्या ले ली, डी ले ली। अरे आर था तो बी जीरो आर ले लिया, सोच के देखो एक बार, बी आर है तो हमने बी जीरो आर ले लिया, आर की जगह मैं डी रखना चाह रहा हूं तो आर की जगह हमने डी रख दिया। अब बी को चेंज करके बी डैश कर रहा हूं तो ये कितना आ गया, बी डैश आ गया। तो ये भी क्या आ गई, एक ओपन बॉल सेंटर्ड एट ए ओरिजिन, तो हमने क्या बोल दिया, देन बी डैश डी, देन विल बी बी डैश डी सेंटर्ड एट ओरिजिन इन टी बी आर के अंदर, इन टी बी आर के अंदर। अब देखो आपकी बुक में डी का सिंबल बदला जा सकता है, यहाँ डी रेडियस का काम करेगी, किसी बुक में डी ले रखा है और किसी में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एप्सिलॉन दे रखा है, एक दो ने इसको आर डैश भी लिख रखा है, किसी ने इसको R1 भी लिख रखा है। तो अलग अलग बुक्स में हो सकता है, आप किसी भी राइटर्स की, फॉरेन राइटर की बुक उठा के देखोगे या नेट गेट की तैयारी करते वक्त आपको ये सिंबल बदलवा दिए गए होंगे, तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ जो सिंबल है वो रेडियस का काम करेगा, और यहाँ हमने एक बार डी लिखा है तो आप इस रेडियस को छोटा डी मानिए, ठीक है। ये सबसेट हो गया टी बी आर का। तो कुल मिला के यहाँ से आपको ये लाइनें याद रखनी है, जो मैंने इसको बारीकी से समझा दिया है कि इस बी आर का मतलब ही होता है बी आर इज एन ओपन सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो बी डैश डी सेंटर्ड एट ओरिजिन एट ए बी आर। ये हमारे पास गिवन था, टी बिलोंग एक्स टू वाई इज ए कंटिन्यूअस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एक्स एंड वाई आर ए बना की स्पेस। तो इसके अंदर यूजिंग इक्वेशंस 1 भी है, यूजिंग इक्वेशंस नंबर 2 भी है, मतलब इक्वेशंस नंबर 1 और 2 काम में आके हमारे पास एक इस प्रकार से ये सबसेट आ गया, ठीक है। तो अब इस टी बी आर की जगह आप बी डैश डी रख दो, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 4 एंड 5, बस यही समझने वाली बात थी इसके अंदर, और कुछ भी नया नहीं था, ये अपन लेक्चर्स के बाद में समझा देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5 वी गेट, तो हमने क्या प्राप्त किया, तो इस टी बी आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बी डैश डी आ जाएगा, ठीक है। इस टी बी आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डैश डी आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी बी डैश आ जाएगा। तो ऐसे हमें छोटी छोटी बातों का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखो हटाएंगे नहीं इसको, सबसेट है टी ओवर ए का। तो इक्वेशंस 4 के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वाई प्लस टी बी आर, और टी बी आर की जगह क्या रख सकते हैं, बी डैश डी, बी डैश डी, और ये आ जाएगा सबसेट टी ओवर ए का, ये आ जाएगा हमारे पास सबसेट टी ओवर ए का, ठीक है। अब देखो यहाँ से आने के बाद इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 6। अब आपने ऐसे देखा था कि चूंकि बी अक्ष आर है, ध्यान से देखना एक बार, लिखना मत, चूंकि बी अक्ष आर है उसको आपने ऐसे लिखा था अक्ष प्लस बी आर। अरे भाई बी अक्ष आर को आपने क्या लिखा था, अक्ष प्लस बी आर, है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं बी की जगह बी डैश कर रहा हूं, तो लो जी बी की जगह हमने क्या कर दिया, बी डैश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं नहीं भाई इसके रेडियस आर की जगह डी कर रहा हूं, तो इस आर की जगह मैंने क्या कर दिया, डी कर दिया। मैं बोला देखो अक्ष की जगह मैं वाई रख रहा हूं, तो यहां हमने क्या रख दिया, वाई रख दिया। तो बताइए ये y प्लस बी डैश, ये y प्लस बी डैश हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आप ऐसे लिख लेना, या तो ऐसे लिख के बता देना, चूंकि बी एक्स आर ऐसे होता है तो b की जगह बी डैश, x की जगह y, r की जगह d, तो x की जगह y, b की जगह बी डैश, r की जगह d। सो फ्रॉम इक्वेशन 6, ताकि आपके छोटे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देन फ्रॉम इक्वेशन 6, अब बताइए y प्लस बी डैश की जगह क्या लिखोगे,
और ये कैपिटल बी है भाई, छोटा मत बना देना इसे। वाई प्लस बी डैश की जगह आप क्या लिखोगे, बी डैश और वाई और डी, और ये क्या आ जाएगा, सबसेट टी ओवर ए का, सबसेट टी ओवर ए का। देखो एक मिनट, इस इक्वेशन 6 से पहले आप ऐसे भी लिखो कि साइड में हमारे पास ऐसे चलता आ रहा था वाई टी ए दैट इम्प्लाइज, इसे मत भूल जाना भाई, ठीक है, वाई टी ए दैट इम्प्लाइज। देन फ्रॉम इक्वेशन 6 से y बिलोंग करता है टी ए के अंदर, दैट इम्प्लाइज y प्लस डी ए किस में आ गया, बी डैश y और d के अंदर, और ये आ गया हमारे पास सबसेट t ओवर a का। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, बी डैश डी है, ये सबसेट ओवर टी ए का, ठीक है। और अब हम बोल सकते हैं कि यही हमारे पास क्या करता है, ओपन आ गया है। अब बताइए हमारे पास अगर बी डैश वाई डी किस में आ गया है, टी ओवर ए के अंदर, तो आप दैट इम्प्लाइज सीधा सीधा बोलोगे अरे वाई टी ए में आ गया, ये इसकी ओपन बोल के अंदर आ गया, तो अपन बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज, जो प्रूफ करना है वो कि टी ए इज ओपन, टी ए इज ओपन सेट इन वाई। यहाँ के बोल देना टी ए इज ओपन सेट इन वाई, ठीक है। अरे वाई टी ए के अंदर है, तो ये हमने एक ओपन बॉल टाइप में लिया है, यहाँ वाई आ गया, तो ये भी क्या है, ओपन है टी ए से, और यही अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ हमारे पास बहुत हद तक यूनिट फेस्ट की, मैं एक बार फिर वेरिफिकेशन के लिए लिख देता हूँ, बहुत हद तक इसी पेपर की यूनिट फेस्ट की हमारे पास लेक्चर नंबर 2 के अंदर थ्योरम नंबर 2 है, वो ज़्यादातर मतलब 60% वही यहाँ रिपीट हुई है, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए अगर आपका पुराना लेक्चर्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप मोस्ट होप हेल्पफुल रहेगा और आप इस थ्योरम को अच्छे से प्रूफ कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम थी कि ओपन मैपिंग थ्योरम क्या होती है, हमने इसको बहुत ही डिटेल से समझने की कोशिश की। बस कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास पीछे की यूनिट की वजह से हैं, वो अगर पढ़ी हुई है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, नहीं पढ़ी हुई है तो भी बहुत हद तक संतुष्टि मिली है कि हाँ ये समझ में आ गई। अगर हमारे पास पीछे के नहीं भी पढ़े तो आप एक बार मान के चलना, जिस दिन पढ़ोगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ आपको 2 छोटी छोटी चीज़ें समझा देता हूँ जो मैं इस थ्योरम के बीच में काम में लिया है ना। तो देखो आप नोट लगा के लिखिए, ये स्टेटमेंट याद रख लोगे ना ओपन मैपिंग थ्योरम का। अरे ओपन मैपिंग थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्लोज मैपिंग थ्योरम भी आएगी, क्लोज ग्राफ थ्योरम भी आएगी, हमारे पास हन बनेक स्पेस की थ्योरम भी आएगी, और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। अभी हमारे पास इससे मिलते जुलते 4 थ्योरम और आने वाले हैं, यानी कम से कम इसके बाद 3 लेक्चर और आने वाले हैं। स्टार्टिंग में हमने बोला था कि शायद ये 6 या 7 लेक्चर्स तक कंप्लीट हो जाए, बट ये 8-9 लेक्चर्स पूरे लेके जाएगी। अगर हो सकता है PDF में लिख दूँ तो अलग बात है ना। तो आप याद रखोगे कि x और y हमारे पास बना की स्पेस है, t बिलोंग x टेस्ट टू y बाउंडेड कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एवरी ओपन a ऑफ x, तो t ऑफ a इज बोलो ओपन इन y ना। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 10 थी, जो ओपन मैपिंग थ्योरम के नाम से हमारे पास जानी जाती थी, ठीक है। तो ये थ्योरम तो हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब हम नोट लगा के एक छोटी सी बात लिखते हैं, आपको भी लिखना है। अब आप हेडिंग डालो नोट। पहला रिजल्ट तो हमारे पास ऐसे होता है कि b ऑफ x r है। पहला रिजल्ट हमारे पास क्या होता है भाई कि b ऑफ x r है, वो बराबर होता है हमारे पास x प्लस b r के, वो हमारे पास बराबर होता है x प्लस बी आर के। अब ऐसा क्यों होता है ये हम सिद्ध कर लेंगे, ऐसा क्यों होता है ऐसा हम सिद्ध ही कर लेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो ओपन बॉल क्या होती है, इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे, एग्जाम में नहीं पूछेगा, केवल नॉलेज के लिए है। ओपन बॉल मैंने आपको ये लिखवाई थी, लिखना मत, एक बार आप समझना। बी x नॉट r होती है, वो ऐसे होती है कि x बिलोंग करता है x के अंदर, सच दैट d ऑफ एक्स वाई लेस आ जाए हमारे पास r से, लेस आ जाए हमारे पास r से।
डी अक्स और अक्स नोट लेस आ जाए हमारे पास आर से। ये भाई हमारे पास होती है ओपन बॉल, और मैंने इसे ही क्यों लिखा है सेम, क्योंकि हम यूनिट फर्स्ट के पहले लेक्चर के अंदर, बिल्कुल शुरुआती लेक्चर है, यूट्यूब पे अवेलेबल, आपने देखा होगा, वो हमने 3 प्रकार का डिस्कस किया था। एक तो हमने मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन सीखी थी, फिर हमने ओपन बॉल क्या होती है, क्लोज बॉल क्या होती है और स्पेयर क्या होता है, हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया था। ओपन बॉल वहाँ हमारे पास क्लोज बॉल और एक हमारे पास स्पेयर। इन सब से पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था मेट्रिक स्पेस, और मेट्रिक स्पेस को हमने ऐसे पढ़ा था डी अक्स और वाई। ठीक है, तो ओपन बॉल के अंदर देखो ये मेट्रिक आ गया, डी अक्स और यहाँ पॉइंट आ गया, एक ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ओपन बॉल हमारे पास ऐसी थी, फिर उसी की डेफिनेशन में हमने लिखा था क्लोज बॉल, अगर वो लेस और इक्वल का साइन भी लग जाए तो वहाँ क्लोज बॉल आई थी, ये सेम था। और अगर ये ऐसे आ गई थी एक्स नोट बराबर आर, तो ये हमारे पास क्या बन गया था, स्पेयर बन गया था। ये हमारे पास क्या बन गया था, स्पेयर बन गया था। तो यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेस आर आ जाए ओपन बॉल, लेस इक्वल आ जाए क्लोज बॉल और इक्वल का साइन आ जाए तो ये हमारे पास स्पेयर बन गया था। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया यूनिट फर्स्ट का रिकॉर्ड कि सेम यूनिट फर्स्ट लिखा, ताकि अब हम इसे बदल सकें। देखो ये वाली पोजीशंस क्या हुआ करती थी, हमारे पास से सेंटर हुआ करती थी, और ये वाली पोजीशन से हमारे पास से रेडियस हुआ करती थी। ठीक है भाई, एक सेंटर और एक रेडियस। अब मैं आपको अपने, हमने यहाँ क्या लिखा है, बी अक्स ओवर आर, तो क्या मैं ऐसे बदल लूँ कि देखो बी अक्स ओवर आर, बी अक्स ओवर आर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अक्स बिलोंग करता है कैपिटल अक्स के अंदर, सच दैट डी अक्स बिलोंग करता है अक्स के अंदर और लेस आर, और लेस आर। कहने का मतलब मैं अक्स नोट की जगह क्या लेना चाह रहा हूँ, अक्स लेना चाह रहा हूँ। ध्यान देना, केवल अक्स नोट की जगह मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, अक्स लेना चाह रहा हूँ। तो इस अक्स नोट की जगह भी मेरे पास क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। तो इस अक्स को तो मैं बदल लूँ भाई, है ना, क्योंकि दो जगह तो अक्स नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ y माना, तो यहाँ अक्स था, यहाँ अक्स था, तो यहाँ y हो गया और यहाँ y हो गया। बताओ कोई फर्क पड़ा तो। ये भी हमारे पास क्या है, एक ओपन बॉल है, जहाँ अक्स हमारे पास क्या है, सेंटर है, और r हमारे पास क्या है, एक रेडियस है। एक हमारे पास सेंटर है और एक हमारे पास रेडियस है। ठीक है, चलो ये तो इतना तो हो गया यूनिट फर्स्ट के अंदर। अब यूनिट सेकंड के अंदर मेट्रिक स्पेस थी, वो आपने नॉर्म लीनियर स्पेस में चेंज की थी। मेट्रिक स्पेस थी वो आपने नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर चेंज की थी। अगर आपके ध्यान हो तो मेट्रिक स्पेस में हमारे पास ऐसे हुआ करता था, नॉर्म के अंदर इन दोनों का ही क्या हो जाया करते थे, अंतर हो जाया करता था, इन दोनों का अंतर, और डी हटा के नॉर्म का साइन आ जाया करता था। तो क्या हम बी अक्स ओवर आर को ऐसे लिख सकते हैं कि देखो ये y बिलोंग्स टू अक्स, अब मैं इसे नॉर्म में चेंज करूंगा, तो y और अक्स को आप आपस में घटा दो और नॉर्म का साइन लगा दो, और ये आ जाएगा लेस आर, ये आ जाएगा हमारे पास लेस आर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ऐसे हमारे पास बिल्कुल छोटी छोटी बातें अगर आप सीखोगे तो वास्तव में ये फंक्शनल एनालिसिस बहुत ही इजी पेपर है। और ख़ास बात है ये हमारे पास CSI और नेट गेट का बहुत बड़ा पार्ट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बुक से, इसलिए 2 बार इम्पोर्टेंट है। एक बार तो फिलहाल एग्जाम में नंबर बनाने के लिए, और दूसरा आगे भविष्य के लिए। अब मैं ऐसे करता हूँ, माना y माइनस एक्स जेड है ना, माना y माइनस एक्स क्या है, जेड है, तो मेरे पास b अक्स आर क्या बच गया। मान लिया हमने ऐसे मान लिया कि जेड है, तो ये क्या बचा, y बिलोंग अक्स सच दैट नॉर्म ऑफ जेड लेस आर, नॉर्म ऑफ जेड लेस आर। इसको हमने एक बार इक्वेशंस नंबर 1 मान लिया, या इसको हमने इक्वेशंस नंबर 2 मान लिया। y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माना, तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अक्स प्लस जेड। इसको मैंने इक्वेशंस 1 मान लिया। हमने ऐसे मान लिया कि इस y माइनस एक्स बराबर क्या है, जेड, तो या y की वैल्यू निकालोगे तो अक्स इधर जाके प्लस का हो जाएगा, अक्स प्लस जेड, ये इक्वेशंस नंबर 1, और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ अगर मेरे पास ये सेंटर 0 आ जाए, तो अगर हमने ऐसे ले लिया कि सेंटर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो बताइए मैं इस y की डेफिनेशंस को चेंज करूंगा क्या।
अब इसको भूल जाओ आप इक्वेशंस नंबर 2 तक, ठीक है, ऐसे ही आप भूल जाओ इक्वेशंस नंबर 2 तक। अब वापस इसके एक बार इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ इसको कि मैंने x की जगह क्या कर दिया, 0 कर दिया, और यहाँ मैंने मान लो z मान लिया कि z बिलोंग करता है x के अंदर, तो सच दैट z माइनस 0 लेस r, ऐसे ही होगा क्या। देखिए r की जगह तो हमारे पास r है रेडियस, 0 की जगह हमारे पास क्या है, 0 है, यहाँ मैंने z माना है तो यहाँ क्या आ गया, z आ गया, ठीक है। अब ये 0 सेंटर को प्रदर्शित करता है। अब आप B0R लिखिए या इसे आप BR लिखिए और साइड में लिख दीजिए कि देखो B0R लिखो या आप इसको BR लिखो, इन दोनों में एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लिख लोगे तो भी ठीक है और ऐसे लिख दिया तो भी ठीक है। ऐसे लिखते हम ऐसे बोल सकते हैं भाई इसकी रेडियस R है, सेंटर 0 है, सेंटर है ही नहीं, इसका मतलब ये रेडियस से सेंटर्ड ओरिजिन 0 बोल दो या किसके ऊपर बोल दो, मूल बिंदु के ऊपर ओरिजिन पे बोल दो। तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये BR क्या है, BR लिखो, मैं इधर लिख देता हूँ कि ये सिंबल है BR लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, ये हमारे पास रेडियस है, तो ये हमारे पास इसकी रेडियस है, और 0 हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है। 3 बराबर के साइन लगा दिया, और आप जानते हो हम ऐसे प्रीवियस पढ़े हुए तो खूब अच्छे से कि किसी भी 3 साइन लगाने का मतलब क्या होता है, बराबर के, कि वो उस चीज़ को प्रदर्शित करती है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक संकेत के रूप में या एक इंडिकेट फॉर्म के रूप में, ठीक है। तो ये तो मेरे पास क्या बन गया, BR बन गया, और ये क्या बन गया, मेरे पास Z बिलोंग करता है x के अंदर, सच दैट नॉर्म ऑफ Z में से 0 घटाओगे और ये R, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 3, इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 3, ठीक है। अब देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 2, आप इसी इक्वेशंस 2 को फिर से देखिए, ठीक है। तो ऊपर से तक कोई दिक्कत नहीं, हमने धीरे धीरे यूनिट फर्स्ट से सेकंड में आए, भाई फर्स्ट में मेट्रिक स्पेस थी, नॉर्म लगा के सेकंड में आ गए, अब सेकंड से हम थर्ड यूनिट में चल रहे हैं, ताकि पीछे का भी आपके रिवीजन होता चले, है ना, ताकि पीछे का भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता चले। वैसे आपको ये याद रख लेना है, याद रखना ही काफ़ी है, फिर भी एक बार समझ के जाओ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, मेरे को यहाँ लिखना चाहिए, आप यहाँ नीचे लिख लो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 1 and 2, 3 को मत देखो, 1 और 2 को देखो। क्या कहती है, हमारे पास B अक्ष R, B अक्ष इसका सेंटर है, R इसकी रेडियस है, और ये क्या है Y, और Y की जगह क्या है, इक्वेशन 1 की वजह से अक्ष प्लस Z है, ठीक है। बिलोंग करेंगे किसके अंदर, कैपिटल अक्ष के अंदर, सच दैट नॉर्म ऑफ Z लेस R। देखिए ध्यान से, BXR ऐसा कैसा, Y बिलोंग्स नॉर्म ऑफ Z लेस R, केवल इस Y की जगह इस इक्वेशन 1 से हमने क्या रख दिया है, अक्ष प्लस Z, ठीक है। अब इसको अक्ष प्लस Z 2 हिस्सों में तोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास से BXR इज इक्वल टू, एक बार तो ये आ जाएगा अक्ष नॉर्म ऑफ ZR, देखो एक बार तो ये आ जाएगा अक्ष बिलोंग अक्ष, एक बार तो ये आ जाएगा अक्ष बिलोंग अक्ष के लिए, और आगे हमारे पास ऐसा कैसा, एक बार आ जाएगा प्लस, देखो एक बार अक्ष के लिए प्लस एक बार Z के लिए, Z बिलोंग्स टू अक्ष, आगे हमारे पास है ऐसा का ऐसा। अरे ये अक्ष प्लस Z है, ये बिलोंग कर रहा है अक्ष के अंदर, 2 पार्ट में कर दिया, एक तो अक्ष में और एक Z में, एक अक्ष में और एक Z में। पर बताइए क्या अक्ष हमारे पास इसके ऊपर डिपेंड है, नो, तो ये वापस क्या आ जाएगा, B अक्ष R, तो ये तो बचेगा अक्ष का अक्ष प्लस ये बचेगा Z बिलोंग करता है अक्ष के अंदर, नॉर्म ऑफ Z लेस R, इसको हमने एक बार ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ हमारे पास Z था जबकि यहाँ अक्ष है, ठीक है। वैसे इसका रिलेशन होता है, एक ही बात है भाई, Z इज इक्वल टू Y माइनस अक्ष लिख दो, तो आप वापस इसको लेके आ सकते हो। अब आप इक्वेशन 3 को काम में लो, यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3, तो ये तो आ गया BX ओवर R, और ये क्या आ गया अक्ष प्लस, देखिए Z बिलोंग्स टू अक्ष नॉर्म ऑफ Z लेस R किसके बराबर है, BR के, ये हमारे पास किसके बराबर है, BR के, और यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है भाई, यही अपने को प्रूफ करना था। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख देना, या नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, B अक्ष R, ये अक्ष है, BR को आप ऐसे भी लिख सकते हो, B0 और R,
जहाँ 0 क्या बताएगा इसके सेंटर को और r इसकी क्या बताएगी रेडियस को। r इसकी किसको बताएगी रेडियस को। तो ये हमारे पास एक छोटा सा नोट था कि बी अक्स और r हालांकि अक्स प्लस बी आर के बराबर क्यों होता है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ के इसे ठीक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी प्रकार एक छोटा रिजल्ट और देखते हैं, क्योंकि अब आपने ओपन बॉल की डेफिनेशंस तो देख ही ली है। एक सेकंड रिजल्ट है हमारे पास जिसको हम पहले प्रूव करते हैं फिर उस रिजल्ट को लिखते हैं, या आप पहले इसको प्रूव कर लो। अब लगाओ नोट नंबर 2, और नोट नंबर 2 ये कहेगा कि भाई B1 है वो हमारे पास, देखो या BR है वो हमारे पास बराबर होता है R इंटू B1 के। यस, R इंटू B1 के। इसको भी हम प्रूफ करेंगे भाई, आप समझने की कोशिश करना ये हमें कहना क्या चाह रहा है ना भाई। आप इसे समझने की कोशिश करना ये हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, पहले बताओ BR हमें क्या कहना चाहेगा कि ये वास्तव में ऐसे है ना। BR हमें क्या कहना चाहेगा ये वास्तव में ऐसे है। तो B1 हमें क्या कहना चाहेगा ये वास्तव में ऐसे है। अरे भाई R की जगह क्या आ गया 1 आ गया, मतलब इसका सेंटर 0 और इसकी रेडियस क्या है 1। सेंटर इसका 0 और रेडियस क्या है इसकी 1 है। ठीक है, चाहे तो ये और चाहे ये दोनों हमारे पास एक ही जैसी बातें हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि जो लेफ्ट साइड का BR है वो वास्तव में किसके बराबर होता है भाई B0 और R के। भाई R लिखा है तो R, तो चलो ये तो हमारे पास चलती रहेगी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर अक्स अक्स में जाता है, अगर अक्स अक्स में जाता है तो नॉर्म ऑफ अक्स माइनस ये पॉइंट किस में जाएगा लेस हो जाएगा इस रेडियस R से। ये हमारे पास लेस हो जाएगा इस रेडियस R से। तो ये हमारे पास क्या बचेगा अक्स अक्स के अंदर जाता है, नॉर्म ऑफ अक्स लेस आ गया R के। ठीक है, तो ये तो हमारे पास BR की क्या है एक प्रकार से डेफिनेशन ही है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको थोड़ा सा घुमाता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं थोड़ा लिटल इसको चेंज करते हैं। कैसे, ये लो BR, ये लो अक्स ऐसे है, मैंने क्या किया ये R है ना इसके नीचे ले आया और ये बोल दिया ये लो भाई 1, ये लो हमारे पास है 1, और ये लो आप इक्वेशन नंबर 1, और मैंने बोल दिया कि माना अक्स ओवर R बराबर Z है। साथ साथ ये भी घोषित कर दिया कि माना अक्स ओवर R इज इक्वल टू Z है। अगर आप दोनों साइड में नॉर्म लगाओगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा अक्स अपॉन R। अब आपको पता है रेडियस के तो नॉर्म काम का है ही नहीं, तो ये आ जाएगा ऐसे। और ये क्या हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन से 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा BR बराबर इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमने क्या देखा कि BR इज इक्वल टू, ये तो बचा मेरे पास अक्स, अक्स के बराबर मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ भाई R को इधर ले जाऊँ क्या, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अरे भाई ये अक्स है, R को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो गया R और Z हो गया। बिलोंग करता है किसके अंदर अक्स के अंदर, सच दैट नॉर्म ऑफ अक्स अपॉन R किसके बराबर हो गया नॉर्म ऑफ अक्स R इक्वेशन 3 से नॉर्म ऑफ Z के, और ये क्या आ गई लेस 1 के। ये क्या आ गई भाई लेस 1 के। अब आपको पता है ये Z है ये Z है, R डिपेंड है नहीं, तो आप R को ले लीजिए बाहर। तो ये क्या हो गई हमारे पास है Z बिलोंग्स टू अक्स सच दैट नॉर्म ऑफ Z1, नॉर्म ऑफ Z1। अब आप ये बताइए मेरे को ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये हमारे पास अगर ऐसे होता, देखो ऐसे था कि BR है वो हमारे पास ऐसे अक्स बिलोंग्स टू अक्स सच दैट नॉर्म ऑफ अक्स लेस R ऐसे है। अक्स की जगह मैंने Z कर दिया तो ये Z बन गया, R की जगह मैंने 1 कर दिया तो ये 1 बन गया। तो बताओ यही है क्या Z बिलोंग्स टू अक्स नॉर्म ऑफ Z लेस 1, यानी R की जगह 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पूरी डेफिनेशन से B1 की,
या इसको ऐसे लिख लो कि ये G/R है, तो ये R × G/1 है। ठीक है, और ऐसे रिजल्ट्स हमें सिद्ध करने हैं। तो कहने का मतलब यही था, बस हमने इसकी डेफिनेशन से R को घुमा के क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो आप एक इस रिजल्ट को भी याद रखोगे, हो सकता है ये अपने पास आगे किसी थ्योरम के अंदर काम आ जाए